भारत दुनिया भर में एफटीए पर एफटीए साइन कर रहा है। सरकार कह रही है कि इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, नए बाजार खुलेंगे और भारत ग्लोबल ट्रेड पावर बन जाएगा। लेकिन एक चौंकाने वाला सच ये है कि जिन देशों के साथ भारत ने एफटीए किया, उन्हीं देशों के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट सबसे तेजी से बढ़ा है। आखिर ये समझौते भारत को फायदा पहुंचा भी रहे हैं या विदेशी कंपनियों को ही सिर्फ फायदा पहुंच रहा है? जीटीआरआई की ताजा रिपोर्ट में ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं। तो चलिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी एफटीए भारत इस समय दुनिया के साथ जो तेजी से साइन कर रहा है, उसके पीछे क्या मकसद है और रिजल्ट क्या आ रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सरकार का एक तरफ दावा है कि भारतीय एक्सपोर्ट को इन एफटीए से बड़ा बूस्ट मिलेगा और भारत ग्लोबल ट्रेड में अपनी पकड़ मजबूत करेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर एफटीए इतने ही फायदेमंद है तो जिन देशों के साथ भारत ने पहले ही एफटीए किया हुआ है, उन्हीं देशों के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट लगातार आखिर क्यों बढ़ रहा है? क्या हम दुनिया के बाजार जीत रहे हैं या फिर विदेशी कंपनियों के लिए अपना बाजार और भी ज्यादा खोल रहे हैं? देखिए, जीटीआरआई यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की जून 2026 की ताजा रिपोर्ट में कई ऐसे आंकड़े सामने आए जो इस बहस को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देते हैं। सबसे पहले भारत के एफटीए का मौजूदा स्टेटस समझ लीजिए कि अभी भारत एक्चुअली खड़ा कहां है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की माने तो भारत के करेंटली यानी मौजूदा समय में 9 एफटीए ऑपरेशनल हैं जो 38 देशों को कवर करते हैं। भारत के कुल 15 एफटीए इंप्लीमेंटेड हैं जो 27 देशों को कवर करते हैं। इसके अलावा 9 और ट्रेड एग्रीमेंट्स अलग अलग साइकिल्स, अलग अलग प्रोसेसेस में हैं। अगले महीने 15 जुलाई 2026 से इंडिया यूके ट्रेड एग्रीमेंट भी लागू होने जा रहा है। यानी कुल मिलाकर भारत 69 देशों के साथ, 69 कंट्रीज के साथ एफटीए या तो लागू कर चुका है या लागू करने की प्रोसेस में है। अब दिलचस्प बात यह है कि ये 69 कंट्रीज भारत के कुल एक्सपोर्ट का 75.3% और इंपोर्ट का 65.5% कवर करते हैं। यानी भारत की ट्रेड स्ट्रैटेजी में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अब एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, ट्रेड डेफिसिट का क्या हुआ? देखिए, जीटीआरआई की रिपोर्ट्स ने एफटीए लागू होने से पहले यानी 2007 से 2009 के बाद के दौर या फिर 2023 से 2025 की जो दौर है, उन दोनों के बीच का कंपैरिजन किया, एक तुलना की है। और आंकड़े जो सामने आए हैं वो देख करके आप भी चौंकेंगे। एशियान देशों के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट 381% बढ़ गया है, 381%। जापान के साथ ट्रेड डेफिसिट 318% बढ़ा। साउथ कोरिया के साथ यही ट्रेड डेफिसिट 268% बढ़ गया। अब कंपेयर करें तो बाकी दुनिया के देशों के साथ इसी ड्यूरेशन में भारत का ट्रेड डेफिसिट सिर्फ 142% बढ़ा। यानी जिन बड़े देशों के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, एफटीए किया, उनके साथ डेफिसिट कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा है, यानी घाटा बढ़ा है। पिछले 3 सालों में एशियान, जापान और साउथ कोरिया के साथ भारत का एवरेज ईयरली ट्रेड डेफिसिट लगभग 62 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यही आंकड़े अब पॉलिसी मेकर्स के लिए चिंता का सबब बन रहे हैं। अगर आपको लगता है कि पुराने समझौतों में ये दिक्कत है तो नए एफटीए का डेटा भी देख लीजिए। वित्त वर्ष 2025 में, फिस्कल ईयर 2025 में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस और ईएफटीए देश जिसमें कि स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड जैसे देश आते हैं, उनको भारत ने कुल 48.6 अरब डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया। लेकिन इन देशों से इंपोर्ट हुआ है सिर्फ और सिर्फ 100 अरब डॉलर का। अब जीटीआरआई का कहना है कि जैसे जैसे इन डील्स के तहत टैरिफ और कम होंगे, इंपोर्ट और बढ़ सकता है, जिससे ये डेफिसिट भी और ज्यादा बढ़ने की पूरी संभावना है। 15 लागू एफटीए जो 27 देशों को कवर कर रहे हैं, भारत के कुल एक्सपोर्ट का 28.5%, 28.5% और इंपोर्ट का 32.2% हिस्सा रखते हैं। अगर इन्हें और डिटेल में आप देखेंगे तो 10 पुराने एफटीए जो 2012 से पहले 19 देशों के साथ हुए थे, वो एक्सपोर्ट का 16.6% और इंपोर्ट का 18% यानी 18% कवर कर रहे हैं। वहीं 2020 के बाद जो एफटीए हुए वो 5 नए एफटीए थे, वो एक्सपोर्ट का 11.9% और इंपोर्ट का 14.1% हिस्सा कवर करते हैं। इसके अलावा 42 कंट्रीज, 42 देशों के साथ अभी प्रस्तावित 9 एफटीएज हैं जो आने वाले समय में भारत के एक्सपोर्ट का 46.8% और इंपोर्ट का 33.3% कवर करेंगे। यानी आने वाले सालों में भारत का एक बड़ा हिस्सा एफटीए आधारित ट्रेड पर निर्भर रहने वाला है। अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर ट्रेड डेफिसिट बढ़ क्यों रहा है और वो भी एफटीए होने के बाद? जीटीआरआई इसके पीछे 3 बड़े कारण बता रहा है। पहला कारण है टैरिफ स्ट्रक्चर में असमानता।
भारत का औसत एमएफएन टैरिफ लगभग 12.6% है और कई प्रोडक्ट्स पर ये 150% तक पहुंचता है। दूसरी तरफ सिंगापुर का एवरेज एमएफएन टैरिफ लगभग 0% है, जबकि जापान, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और यूएई में ये 4% से भी कम है। ऐसे में जब भारत एफटीए के तहत अपने टैरिफ कम करता है तो विदेशी सामान भारतीय बाजार में काफी सस्ता हो जाता है, लेकिन भारतीय प्रोडक्ट्स को उन देशों में उतना एक्स्ट्रा फायदा नहीं मिलता क्योंकि वहां पहले से ही टैरिफ काफी कम है। अब आते हैं दूसरे कारण पर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, यानी रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल पर ज्यादा टैक्स और तैयार माल पर यानी फिनिश प्रोडक्ट पर कम या फिर शून्य टैक्स। एग्जाम्पल के लिए समझिए, स्टील और एल्यूमिनियम जैसे इनपुट्स पर 7.5% से 10% तक की ड्यूटी लगती है, लेकिन इन्हीं से बने कई प्रोडक्ट्स एफटीए के तहत ड्यूटी फ्री भारत में आ जाते हैं। अब इसका नतीजा यह होता है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर महंगा रॉ मटेरियल खरीदते हैं, जबकि विदेशी कंपनियां तैयार माल सस्ते में बेच देती हैं। ऐसे में घरेलू बिजनेस की कॉम्पिटिटिवनेस कमजोर पड़ जाती है। तीसरा कारण है एफटीए का कम इस्तेमाल। जीडीआरआई के मुताबिक भारत के केवल 20 से 30% एक्सपोर्टर्स ही एफटीए का पूरा फायदा उठा पा रहे हैं, जबकि कई विदेशी देशों में ये रेशो 60 से 70% तक है। यानी जिन सर्विसेज के लिए, जिन सुविधाओं के लिए समझौते किए गए, उनका पूरा फायदा भारतीय कंपनियों तक पहुंच ही नहीं पा रहा। जीटीआरआई की रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट साफ है, सिर्फ टैरिफ घटा देने से ट्रेड नहीं बढ़ता। जब तक भारतीय बिजनेसेस की कॉम्पिटिटिवनेस या फिर कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, इनपुट कॉस्ट कम नहीं होगी और मैन्युफैक्चरिंग मजबूत नहीं होगी, तब तक एफटीए का पूरा फायदा भारत को नहीं मिल पाएगा। अब सवाल आपसे, क्या भारत को अपनी एफटीए स्ट्रैटेजी में बदलाव करना चाहिए या फिर फोकस मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री को मजबूत बनाने पर होना चाहिए? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर।